नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है वह अजीब सी लड़की। रास्ता छोड़िए, हटिए रास्ते से। दिख नहीं रहा है क्या मैं दोनों हाथों से ट्रे पकड़े कब से खड़ी हूँ। भगवान ने भी न जाने कैसा पड़ोसी भेजा है। एक अनजान लड़की को घर के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ा देख मैंने सवालिया नज़र से देखा उसे। अब घूरिए मत, पड़ोसी हूँ आपकी, चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है, उन्हें ही शौक है पड़ोसियों से रिश्ता निभाने का। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अजीब लड़की है ये, पहली बार कोई किसी से इस तरह बात करता है। मन ही मन सोचते हुए मैंने किनारे हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मम्मी ने आप लोगों के लिए चाय और पोहा भेजा है। आप लोग आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटाइए, मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। वह जैसे दड़दड़ाती हुई आई थी वैसे ही बंद कार्टन के ऊपर चाय की ट्रे रखकर वापस चली गई। किसकी लड़की है ये? ना कुछ पूछा ना बताया और चुपचाप चाय नाश्ता रखकर चली गई। मम्मी पापा एक दूसरे को नज़र से देख ही रहे थे कि वह आधे रास्ते से वापस आ गई। मम्मी ने कहा था कि चुपचाप नाश्ता रखकर चली ना आना, अपना परिचय भी दे देना, और मैं हड़बड़ी में सब भूल भाल कर चली गई। मैं सिया हूँ और हम बगल वाले घर में रहते हैं। आप लोगों के आने से मम्मी को बहुत खुशी है। बहुत दिनों से खाली पड़ा था ना यह घर, इसीलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई रहे या खाली रहे। पर मम्मी रोज़ कहती थी कि कोई आ जाए इस घर में तो रौनक हो जाए। अब हो गई उसकी रौनक और मेरी मुसीबत। अब रोज़ वे कुछ न कुछ देख कर भेजा करेंगी यहाँ पर। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, मम्मी जैसी अच्छी पड़ोसी मिली है आपको, कह रहे हैं वह जोर से हंसी और चलती हुई। लेकिन 2 ही पल बाद दरवाजे से फिर वापस आ गई और एक बड़े से कार्टन को हाथ से दबाते हुए पूछा, इस पर बैठ जाऊं? कुछ टूटने वाला सामान तो नहीं है अंदर? और हमारे कुछ जवाब देने से पहले ही उस पर बैठते हुए बोली, होगा भी तो कौन सा मेरे बार से टूटने वाला है। मम्मी कहती है कि मुझसे बारी तो रूही के फाये होंगे। आंटी जी, मैं यहाँ बैठ इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मम्मी ने मुझे कुछ और भी कहने को कहा था जो कि मैं भूल रही हूँ। अब वापस चली गई तो एक तो उनकी डांट खानी पड़ेगी, दूसरा दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए सोचा थोड़ी देर रुक ही जाऊं, शायद बात याद आ जाए। अरे आप लोग ने चाय पीनी शुरू नहीं की, अभी तक ठंडी हो जाएगी, कहते हुए उसने चाय हम सब की ओर बढ़ा दिया। देखिए बैठने का फ़ायदा हुआ ना, बात याद आ गई मुझे। मम्मी ने कहा है कि आप लोगों से कह दूं कि आप लोग डिनर की चिंता ना करिएगा, क्योंकि डिनर वे बनाकर भेज देंगी, मैं ही लेकर आऊँगी, क्योंकि उनकी पार्सल गर्ल तो मैं ही हूँ। मैं तो मना कर ही रही थी, कह रही थी कि आसपास इतने सारे टिफ़िन सर्विस वाले रेस्टोरेंट हैं, उनके नंबर दे देती हूँ, मंगवा लेंगे आप लोग अपना खाना वहाँ से। पर वे माने तब ना, वे तो बस दूसरों के लिए कुछ करने का मौका ढूंढती रहती है। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, पूरे 20 मिनट हो चुके थे उस लड़की को घर में आए, पर इस 20 मिनट में वह 1 मिनट भी चुप नहीं रही और ना ही मम्मी पापा को मौका दिया कि वे अपनी तरफ से भी कुछ कह पूछ सके। चाय चूँकि ठंडी हो चुकी थी, इसीलिए हमने लंबे लंबे घूंट भरकर चाय का कप खाली कर दिया। कप नीचे रखते ही उसने झटपट कप उठाया और चलने को हुई। कप मैं लेती जा रही हूँ, कटोरियाँ बाद में कभी भी ले जाऊँगी। कप यहाँ रहे तो आप लोग सामान इधर उधर करने में तोड़ देंगे तो हमारा तो सेट खराब हो जाएगा, इसीलिए इससे तो ले ही जाऊँगी। इस बार वह गई तो हम फिर से इस उम्मीद में थोड़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे कि अभी फिर से वापस आती ही होगी। पर जब थोड़ी देर तक वापस नहीं आई तो हम तीनों के मुंह से एक साथ ही निकल पड़ा, बड़ी अजीब लड़की है। मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद से कानपुर हुआ था। मम्मी पापा के साथ कानपुर में किराए पर लिए इस घर पर हमारा सामान ट्रक से उतरा ही था, तभी वह लड़की जिसने अपना नाम खुद ही सिया बता दिया था आ पहुंची थी।
वह चाहे कितनी भी अजीब रही हो, पर उसके लाए चाय नाश्ते ने हमारे थके शरीर में जान डाल दी और हम स्फूर्ति से सामान की सेटिंग में लग गए। टिंग टोंग अपने मुंह से ही बैल की आवाज़ करती हुई 8 बजे वह फिर हाजिर थी, हाथ में 2 बड़े बड़े कैसरोल लेकर। डिनर ले आई हूँ, राजमा और रोटियां हैं। मम्मी तो चावल बना रही थी, पर मैंने ही कहा रोटियां बना दो, कहीं शुगर वुगर हुआ आप लोगों को तो दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी ही ठीक है, खाकर शुगर वाले भी खुश और बिना शुगर वाले भी खुश। अरे वाह, काफ़ी सामान लगा दिया है आप लोगों ने इतनी ही देर में। कैसरोल पास की एक कुर्सी पर रखकर अब वह हमारे घर का घूम घूम कर निरीक्षण करने लगी थी। आंटी जी, अंकल जी, आप लोग यह कमरा लीजिएगा। बुजुर्ग लोगों के लिए यह कमरा ठीक रहेगा और आपके लिए वह कमरा ठीक रहेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कॉर्नर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम्हें वास्तु ज्ञान है क्या बेटा? मम्मी ने बहुत उत्साहित होकर पूछा। जी आंटी, थोड़ा बहुत, पर वास्तु की सलाह मैं उससे देती हूँ जो ज़बरदस्ती लेना चाहता है। खुद मैं न इस पचड़े में पड़ती हूँ, ना ही किसी और को उलझाना चाहती हूँ। आप लोगों को यह सलाह मैं वास्तु के आधार पर नहीं, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखकर दे रही हूँ। उस कमरे की खिड़की पूरब दिशा की ओर खुलती है। सुबह सुबह की ताज़ी धूप और दिन भर की पूर्वी हवा आप लोगों के कमरों को तरोताज़ा रखेंगी। और सबसे बड़ी बात, उस कमरे की एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती है। शाम को वहाँ खेलते बच्चों को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब आप सुबह शाम लोगों को पार्क में टहलते देखेंगे तो आप लोग भी रोज़ सैर करने निकलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और आपके कमरे की एक खिड़की गर्ल्स कॉलेज की तरफ खुलेगी। आपकी सुबह शाम भी अच्छे से कटेगी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा तो मैं बुरी तरह हड़बड़ा गया। पहली ही मुलाकात में कोई लड़की इतनी बेतकल्लुफ़ हो सकती है, यह मेरी तो सोच से परे था। हे भगवान, कैसी लड़की है यह! उसके जाते ही मैं मम्मी पर भड़क उठा। मम्मी, इससे और इसके घर वालों से दूर ही रहिएगा। आज का खाना नाश्ता ले लिया, बहुत हो गया। कल से कुछ भी लेकर आए तो उल्टे पांव लौटा दीजिएगा और मुझे तो खासकर इन लोगों से दूर ही रहने दीजिएगा। अभी बता दे रहा हूँ, कल से अगर यह लड़की घर में आई तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊँगा। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मुझे शुरू से ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर ऐसे बिना मतलब बातें करने वाले और दूसरों के घरों में इंटरफेयर करने वाले लोगों से तो मुझे सख्त नफरत थी। हालांकि मम्मी को मेरा अनसोशल होना पसंद नहीं था, पर अब उन्होंने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया था। शायद बेमन से ही सही, मेरा स्वभाव अब बदलेगा नहीं, यह मान लिया था उन्होंने। मैं पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर 3 साल पहले नियुक्त हुआ था। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज रहा था। सपने तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने को देखा था, पर 2 बार लिखित परीक्षा तक तो पहुंचा, पर इससे आगे सफलता ना पा सका। बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया तो उसे ही ज्वाइन कर लिया। बचपन में सब मुझे जीनियस कहा करते थे। शायद इस वजह से मेरे अंदर घमंड भर गया था। हर एक को अपने से कमतर आंकने की मेरी आदत पड़ गई थी। दिन रात किताबों और कंप्यूटर में सिर गड़ाए मैं दुनियादारी को एकदम फालतू का विषय मानता था। मम्मी की चलती तो वे बहुत पहले ही अपने लिए बहू ले आई होती, लेकिन मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट मैच दिखता ही नहीं था। मुझे तलाश थी ब्यूटी विद ब्रेन की, और वह भी एक ऐसी लड़की में जो सास ससुर की सेवा एक पैर पर खड़ी होकर कर सके। अब ईश्वर ने कोई इतना अनोखा पीस बनाया ही नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती? यह बात मम्मी को समझ में नहीं आती थी। इसीलिए शादी को लेकर वे गाहे बगाए मुझ पर अपना गुस्सा उतारती रहती थी। दूसरे दिन सुबह पेपर वाले के बैल बजाने से हमारी नींद खुली। खाली पड़े घर में किसी के आ जाने का संकेत बाहर से पाकर उसने बैल बजा दी थी। सर, पेपर लगवाना है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण डाल जाया करो। कोई मैगजीन, हिंदी इंग्लिश कोई भी? सारी मैगजीन मंगवाती है हमारी एजेंसी। हाँ, मुझे हिंदी मैगजीन चाहिए।
पर अगले महीने से। इस महीने तो सारा समय घर की सेटिंग में निकल जाएगा, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। हाथ में चाय का कप लिए पेपर वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आती हुई मम्मी ने कहा, आंटी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत सारी मैगजीन लेती हूँ। एक बार पढ़ने के बाद सब नई ही पड़ी रहती है। मैं दे जाया करूँगी आपको, आप ना लीजिएगा पेपर वाले से, बिना मतलब पैसे वेस्ट जाएंगे। बगल के घर से आवाज़ आई तो मैंने और मम्मी ने एक साथ उधर देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी वही लड़की धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स करके गेट से बाहर करते हुए हमसे ही बात कर रही थी। वह शायद जल्दी में थी, इसीलिए रुकी नहीं, केवल हाथ से बाइक का इशारा करती हुई निकल गई। यह तो कल वाली ही लड़की लग रही थी, मम्मी बोली। लग तो उसके जैसी ही रही थी, पर यह उसकी बहन होगी, मैंने कहा, क्योंकि इस लड़की और कल वाली लड़की का कोई मेल नहीं था। कहाँ वह बेसैर पैर की बातें करने वाली बकबकी लड़की और कहाँ कलफदार साड़ी में लिपटी आत्मविश्वास से भरी यह चुस्त दुरुस्त लड़की। पर यह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही होगी? माँ ने ऐसे पूछा जैसे मुझसे बात बता कर जा रही है, पर दिमाग यह निश्चित करने में लगा था कि यह कल वाली लड़की थी या उसकी बहन। शक्ल से तो कल वाली लड़की ही लग रही थी, पर जिस तरह से बात की इसने, उससे तो यही लग रहा है कि वह ये लड़की नहीं हो सकती। खैर, कोई भी हो, मुझे क्या, सोचते हुए मैं तैयार होने के लिए अंदर आ गया। मुझे इंटरनेट का कनेक्शन लेना था। कौन सा कनेक्शन लूँ, यह जानने के लिए किसी पड़ोसी से जानकारी लेना जरूरी लग रहा था। इसीलिए शाम को बार बार बाहर निकल कर देख रहा था कि कोई दिखे तो उससे पूछूं। काफ़ी देर तक भी जब कोई नहीं दिखा तो मैंने मम्मी से कहा, बगल वाले घर में सिया को ही आवाज़ देकर कहिए कि वे अपने भाई वगैरह किसी को भी बेचे, तो मैं उनसे पूछ लूँ। मम्मी की आवाज़ देने पर सिया ही बाहर आई। जी आंटी, बेटा वीरेन को इंटरनेट कनेक्शन के लिए जानकारी लेनी थी, कोई हो तो भेजना जरा। मम्मी का मतलब किसी पुरुष को भेजने से था। आई तो हूँ मैं, इतनी लंबी चौड़ी, पूछिए क्या पूछना है। उसने मम्मी की बात का जवाब उनके पीछे खड़े मुझे देखते हुए कहा और जोरदार ठहाके के साथ हंस पड़ी। पागल कहीं की, इसके साथ सिर खपाने से तो अच्छा है मैं कल बैंक में पता कर लूँगा किसी से। सोचकर उसे इग्नोर करता हुआ मैं अंदर जाने को मुड़ा, तब उसकी आवाज़ सुनाई दी। इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ना? एयरटेल का ब्रॉडबैंड अच्छा है। 800 के प्लान में 50 MBPS की स्पीड और 1000 GB डेटा मिलता है। हमने यही लगवा रखा है। उसकी बात मैंने सुन ली, पर बदले में उस पर ऐसी नज़र डाली कि उसको साफ साफ समझ में आ गया कि उसकी दी सलाह को मैंने कोई तवज्जो नहीं दी है। हालांकि एक आध और लोगों से पता करने पर भी सबने एयरटेल को ही प्रेफर किया और मैंने लगवाया भी वही। पर जब दूसरे दिन सिया ने यह जानना चाहा कि मैंने कनेक्शन ले लिया या नहीं, तो मैंने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की और लोगों ने भी एयरटेल को ही अच्छा बताया, तो मैंने वही लगवा लिया। मुझे सोचकर अच्छा लगा कि समझ तो गई होगी कि केवल उसकी सलाह पर मैंने विश्वास नहीं किया, पर मम्मी पापा तो सिया और उसकी मम्मी जैसी हेल्पफुल पड़ोसी पाकर धन्य हो गए थे। किसी नई जगह पर ऐसे पड़ोसी मिल जाए तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी समस्या का समाधान चटपट हो जाता है। सामान की सेटिंग हो जाए तो एक दिन उन लोगों को खाने पर बुला लेना। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी। खाने पीने के बहाने एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जान भी लेंगे और धन्यवाद भी कह लेंगे। पापा ने मम्मी से कहा, बुलाना होगा तो किसी वर्किंग डे में लंच पर बुला लीजिएगा, ताकि मैं ना रहूं घर पर। ऐसे लोगों को जेल पाना मेरे बस की बात नहीं। चूँकि प्रस्ताव पापा ने रखा था, इसीलिए मैंने अपने स्वर में भरसक संयम बरतते हुए कहा। अगर यही बात मम्मी ने कही होती तो मेरा रिएक्ट करने का तरीका कुछ और ही होता। वीरेन, लोगों को इतना इग्नोर करना अच्छी बात नहीं। पापा, मैं सबको तो इग्नोर नहीं करता, पर उस लड़की से मुझे न जाने क्या प्रॉब्लम होती है। उसने अपना इम्प्रेशन ही ऐसा डाला है
कि देखते ही गुस्सा आ जाता है। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में जिस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है, उससे ही बाद में हमें प्यार हो जाता है। बचकर ही रहना उससे। पापा ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तो मम्मी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी। ऐसे ही लड़कियों से प्यार हो जाना होता तो अब तक बहू के लिए तरस ना रही होती आप। मैं मम्मी को घूरते हुए वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। नया शहर, नई ब्रांच, नए लोग, सबके साथ तालमेल बिठाने में दिन कैसे गुजरे जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह कानपुर में ही रहने वाले मेरे दोस्त सिद्धार्थ का फ़ोन आ गया। वीरेन, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं तुझे कानपुर आए, अभी मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली तुझे। अरे यार, मिलता हूँ जल्दी किसी दिन। अभी तो घर और बैंक दोनों ही जगह व्यवस्था ज़्यादा है। वह तो मैं समझ सकता हूँ यार, पर आज थोड़ा समय निकाल मेरे लिए, कुछ ज़रूरी काम है तुझसे। मैं 11 बजे के करीब तेरे बैंक आ रहा हूँ। 11 बजे सिद्धार्थ मेरे पास आया तो उसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने साथ स्टेट बैंक चलने के लिए बात कही। यार, स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूँ। अब तक तो अकेले चक्कर मार रहा था, पर अब तू आ गया है तो सोचा तुझे साथ लेकर चलूँ, शायद काम जल्दी हो जाए। तू बैंक वाला है तो बैंक वाले मेरी ना सही पर तेरी तो कद्र करेंगे ही। सिद्धार्थ मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसके लिए समय निकालना ही था मुझे। स्टेट बैंक की ब्रांच भी पास ही में थी, इसीलिए मैं अपने मैनेजर को बताकर थोड़ी देर के लिए सिद्धार्थ के साथ स्टेट बैंक चला गया। मैंने अपना परिचय दिया तो हमें तुरंत ही बैंक मैनेजर से मिलने के लिए उनके कैबिन में जाने दिया गया। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर बैठी लेडी को देखकर मुझे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ के मैनेजर हैं? बोलने के बाद मैंने अपने स्वर को तुरंत परखने की कोशिश की। कहीं मेरे अंदर की तिरस्कार वाली भावना इस समय भी मेरे शब्दों में तो नहीं झलक आई। उस दिन वाली लड़की यानी सिया बैंक मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थी। ओह, यू मिस्टर वीरेन, आई डिड नॉट नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग माय नेबर यू आल्सो आर ए बैंकर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई एम सो सॉरी। उस दिन के बाद से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान पाए या बता पाए। कहते हुए उसने हमें बैठने का आग्रह किया। मैं यंत्र चालित सा सामने की कुर्सी पर बैठ गया, पर जिस रौब के साथ मैं सिद्धार्थ के साथ आया था, अचानक वह न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई। सिद्धार्थ ने सिया से अपने लोन के संबंध में क्या क्या बात की और कौन कौन से पेपर साइन कराए, कब हमारे सामने चाय आई और हमने कब पीकर ख़त्म कर डाली, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। चले, कहते हुए जब सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ तो मैं जैसे सोते से जागा। कभी घर पर आइए, कहते हुए सिया ने सलीके से हमसे हाथ मिलाकर हमें विदा किया। वहाँ से लौट कर जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपना सब कुछ गंवा कर आया हूँ वहाँ। आँखों के सामने बार बार उसकी तस्वीर आने लगी, उसके कहे शब्द और आत्मविश्वास से लबरेज उसका चेहरा मेरी आँखों के सामने हर दम घूमने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरा चैन छिन गया है। जिसे मैं कल तक पागल, बेवकूफ़, जल्दी न जाने क्या क्या संबोधन दिया कर रहा था, वह मुझसे योग्यता में 4 कदम आगे है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मुझे? दिन रात अब उसका ही ध्यान क्यों आ रहा है मुझे? क्या जिससे पहली मुलाकात में नफ़रत करने लगा था, उससे दूसरी मुलाकात में मैं प्यार करने लगा हूँ? मैं बेहद बेचैन रहने लगा। अपने दिल का हाल कहूँ तो किससे? मैं पहले से भी ज़्यादा अपने आप में सिमटने लगा। वीरेन, तुझे एक बात बताऊंगी तो मेरी ही तरह तू भी हैरान रह जाएगा। एक दिन खाना खाते समय मम्मी ने मुझसे कहा। कौन सी बात? सिया कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं है, वह तो स्टेट बैंक में मैनेजर है। आज ही उसकी मम्मी ने बताया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सुनकर। मैं तो यही समझती थी कि वह कॉलेज जाती होगी पढ़ने। देखने में तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है, माँ ने बड़े उत्साह से बताया, पर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर पूछ बैठी, क्या हुआ? तुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है सुनकर? मैं मिल चुका हूँ उससे बैंक में।
मुझे पता है कि वह बैंक मैनेजर है। सिद्धार्थ के साथ लोन के सिलसिले में गया था उसके बैंक में। तो तूने हमें क्यों नहीं बताई ये बात? मम्मी नाराज होते हुए बोली। अरे 2-3 दिन पहले ही तो मिला हूँ। काम का इतना प्रेशर है आजकल कि आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा। मैं अपनी खिसियाट छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह मुझसे बेहतर है। इस सच्चाई को मैं अभी तक ठीक से पचा नहीं पाया था। चलो, गनीमत है, अब कम से कम अपने घर में आने देने लायक तो तू समझेगा उसे। खामखा इतनी अच्छी लड़की के लिए अपने मन में इमेज खराब किए बैठा था। पूछ लो इससे कि अगर ये लड़की इससे घर में आने लायक लगे तो हम गाजे बाजे के साथ ले आए उसे। पापा हमेशा की तरह मजाकिया मूड में थे, पर मैं इस बार की तरह पापा के मजाक का कोई करारा जवाब नहीं दे पाया। मेरे अंदर आए परिवर्तन के एहसास ने मुझे खामोश रहने दिया था। बैंक में हुई मुलाकात के बाद सिया मेरे वजूद पर छाने लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। उसके गर्मजोशी भरे हथेलियों के स्पर्श को मैं बार बार अपनी मुट्ठी बंद करके महसूस करने की कोशिश करने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना ही उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रही है। उसका आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा, हमसे बातें करते करते लगातार फाइलें साइन करना, लगातार बज रहे एक के बाद एक फ़ोन को रिसीव करना और सधे शब्दों में कही उसकी बातें। बस अब वही सब कुछ दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमा करता था। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद यही वही ब्यूटी विद ब्रेन है जिससे मिलाने के लिए भगवान ने मुझे इलाहाबाद से कानपुर भेजा है। वीरेन, अब तो तुझे सिया और उसके परिवार वालों से कोई परेशानी नहीं है ना? तो कल संडे को उससे और उसकी मम्मी को लंच पर बुला लेते हैं। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी। एक छोटी सी थैंक्स गिविंग पार्टी तो देनी ही पड़ेगी उन लोगों को, मम्मी ने कहा। ठीक है, बुला लीजिए, कहकर मैंने अपनी सहमति दे दी। किसी लड़की के कितने रूप हो सकते हैं, यह उस दिन सिया को देखकर मैं सोच रहा था। आज ना ही वह पहले दिन वाली अल्लड़ बेफिक्र उलझन लड़की थी और ना ही बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी चुस्त सजग और कर्मठ अधिकारी। जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने एक घरेलू और जिम्मेदार बेटी सी मम्मी के साथ किचन में लगी सिया मुझे मेरे सपनों में सजी जीवन संगनी लग रही थी। कैसा जादू था इसका कि इसने चंद दिनों में ही मेरे अहंकार को छिन्न भिन्न कर पाषाण से इंसान बना दिया था मुझे। मेरे सपने मूर्त रूप लेने लगे। मैं अपने आप को तोल रहा था कि इसे आई लव यू कहने की हिम्मत कर पाऊंगा कभी। घर में उसकी उपस्थिति से मैं बहुत नर्वस हो रहा था। मदद के बहाने सिया के पास जाना मेरे स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था, पर इससे पहले प्यार की खूबसूरत अनुभूति तो नहीं हुई थी मुझे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। किचन से प्लेट लेकर आती उस अजीब लड़की के हाथ से प्लेट मैंने आगे बढ़कर ले ली और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। मुझे उसका सानिध्य अच्छा लग रहा था। भाभी जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी और होनहार है। इसने तो पहले ही दिन अपनी प्यारी बातों से हम सबका दिल जीत लिया था। खाना शुरू होते ही मम्मी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। अब तो आप लड़का भी देख रही होंगी इसकी शादी के लिए। मम्मी के मुंह से सिया की शादी की बात सुनकर अचानक से मेरा गला सूख गया। गिलास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर मैंने अपना गला तर किया। सिया मेरी बेटी नहीं, बहू है। मेरे इकलौते बेटे आयुष की विधवा। मेरे हाथ से गिलास झटके से टूटकर नीचे गिर गया। ओह! मम्मी पापा के मुंह से एक साथ निकला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सुनकर मम्मी को भी अपने हाथ से कुछ छूटता सा लगा। आई एम सॉरी भाभी जी। दरअसल सिया को देखकर हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं। हम तो आज तक उसे आपकी बेटी ही समझते आए हैं। मम्मी भी सिया की सच्चाई जानकर हतप्रभ थी। थोड़ी देर पहले तक का औपचारिक खुशी का वातावरण गमगीन हो गया। सिया की सास की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उधर सिया अपनी कुर्सी पर तटस्थ बैठी चम्मच से पुलाव के दानों को इधर से उधर करने लगी। पागल है ये, किसी को एहसास नहीं होने देना चाहती
कि अपने अंदर का दर्द। वह गज़ल सुनी है ना आप लोगों ने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो उसको छिपा रहे हो? सोचती है बिना मतलब हंसती हंसाती रहूंगी तो उसके अंदर के दर्द तक कोई झांक नहीं पाएगा। मैं अपने कलेजे पे पत्थर रखकर समझाती रहती हूँ उसे, अपने बारे में सोच, पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, शादी कर ले दूसरी। पर इसे किसी की सुननी हो तब ना। वह तो बेटा होकर छोड़कर चला गया, पर यह बहू होकर नहीं जा रही मुझे छोड़कर। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कहती है क्या कमी है मेरी जिंदगी में? सब कुछ तो है मेरे पास, सिवाय आयुष के। आयुष आपका प्रतिरूप थे। आपके रूप में आयुष को देखती रहती हूँ। आप खुश होती हैं तो ऐसा लगता है आयुष मुस्कुरा रहे हैं। आयुष की मुस्कुराहट से कैसे दूर जा सकती हूँ मैं? जीने के लिए दोहरा चरित्र ओढ़ लिया है मेरी बच्ची ने। अंदर गर्म का दरिया बह रहा है और ऊपर से ऐसा दिखाती है जैसे इससे ज़्यादा खुश मस्त बेफिक्र और कोई है ही नहीं। मुझे खुश रखने के लिए न जाने क्या क्या यत्न करती रहती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर समझ कर भी मैं अकेले में आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही अपनी फूल सी बहू के लिए। आंसुओं में लिपटे उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल रहे थे। मेरा वहाँ पर और बैठे रह पाना मुश्किल हो रहा था। आंखें आंसुओं को अंदर ही रोकने के प्रयास में लाल हो गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे मुझे कदम कदम पर मात देने के लिए इस अजीब लड़की ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। मेरा दम तेजी से घुटने लगा। एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ मैं वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा से निकल आया। अंदर रोके हुए आंसू आकर आंखों में इकट्ठे हो गए। पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में प्यार जैसी कोमल भावना का एहसास किया था मैंने। वह खूबसूरत एहसास अभी तन मन में अपनी सुगंध बिखेरने को बड़ा ही था कि ऐसी क्रूर सच्चाई का थपेड़ा पड़ गया। अब मेरे आंसू मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। मुझे उन्हें छिपाने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उनका बहना भी जरूरी था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। शायद बादल मेरी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश की बूंदों में आंसुओं को बेखौफ बहने की इजाज़त देकर मैं लक्ष्यविहीन सा सड़क पर चलने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।